नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नक्सल प्रभावित इलाके में 100% मतदान। बेहद के दुगलई में 80 में से 80 लोगों ने वोट किया। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान जारी। मध्य प्रदेश में मिलेगा अच्छा वोटिंग टर्न आउट प्रतिशत। तो बेहद के दुगलई में 80 में से 80 लोगों ने वोट किया। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में मिलेगा अच्छा वोटिंग टर्नआउट प्रतिशत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नक्सल प्रभावित इलाके में 100% मतदान। बेहद के दुगलई में 80 में से 80 लोगों ने वोट किया। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान जारी है। फर्स्ट फेज के 13,588 मतदान केंद्रों पे सुबह मॉक पोल की कार्रवाई की गई पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में। मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मॉक पोल के दौरान जो कुछ बीयूज में, कुछ सीयूज में, कुछ वीवीपैट में जो दिक्कतें आईं उनको रिप्लेस किया गया, उनको चेंज किया गया और 7 बजे से अभी तक सभी 13,588 मतदान केंद्रों पे शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मध्य प्रदेश में सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर जो निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल रूम बनाया है उसमें चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। यहाँ पे अधिकारियों की देखरेख में ये सारी चीजें रखी गई है। हर कर्मचारी या हर पोलिंग बूथ पर जिस प्रकार से बताया था कि यहाँ जो सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी, तो हम ये देख सकते हैं ये कंट्रोल रूम बनाया गया है निर्वाचन आयोग में, जिसके ऊपर हर जगह से खबर रखी गई है, नजर रखी जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हर चीज पे यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्षेत्र में यहाँ पे कंप्यूटर रखे गए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के जो पे चुनाव हो रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। वहीं अगर देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस पे पूरी तरीके से संलग्न है और सुबह से ही जब से चुनाव चालू हुए हैं तो यहाँ पर लोगों का पहुँचना है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे जो नज़र रखी हुई है, आप देखेंगे तो एक एक गाड़ी की बात करी जाए, यहाँ प्रत्येक गाड़ी के ऊपर नज़र रखी जा रही है कि कौन सी गाड़ी चल रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं, सारी व्यवस्थाओं पर नज़र रखी है। सर, कंट्रोल रूम बनाया है, कंट्रोल रूम में आपकी नज़र है, किस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं, हम लोग यहाँ से जीपीएस एनेबल्ड जो व्हीकल्स हैं सेक्टर ऑफिसर्स के, पोलिंग पार्टीज़ की और जो एफएसटीज़ हैं, एसएसटीज़ हैं, सब पे नज़र रख रहे हैं और हम देख रहे हैं जैसे जहाँ ग्रीन है तो गाड़ी चल रही है, रेड है तो रुकी हुई है, तो उसी हिसाब से। और यही व्यवस्था ज़िले में कलेक्टर्स के पास भी है और उसके नीचे भी है आरओ के लेवल पे एसडीएम्स के पास भी। तो लगातार ये नज़र रखी जा रही है कि जो सेक्टर ऑफिसर्स की टीमें हैं वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं और मतदान, इसके अलावा जो मतदान केंद्रों पर जो वेबकास्टिंग की व्यवस्था है, मतदान केंद्र के अंदर, मतदान केंद्र के बाहर, उसके माध्यम से मतदान केंद्र की अंदर की गतिविधियां और मतदान केंद्र के बाहर जो क्यू है, जो लाइनें लगी हैं, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। तो मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है और लगातार उस पर नज़र रखी जाए। सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, कितनी सेंटर्स पे अभी तक नज़र रखी गई है और किस प्रकार की व्यवस्थाएँ वहाँ पे है? 13,588 मतदान केंद्रों पे आज मतदान हो रहा है। इसमें 8,000 से भी ज़्यादा जो मतदान केंद्र हैं उन पे वेब कैमरे लगे हुए हैं। कुछ अधिकांश मतदान केंद्रों में अंदर है, कुछ मतदान केंद्रों पे बाहर भी कैमरे लगाए गए हैं। तो बाहर और अंदर के कैमरों के माध्यम से मतदान पे गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। इधर अधिकारी जिनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से अगर कैमरों की बात की जाए तो कैमरों पे और सारी व्यवस्थाएं यहाँ रखी गई है, वेब कैमरों के माध्यम से यहाँ पे नज़र रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं ना हो और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, जिसको लेकर यहाँ अधिकारी सुबह से इस कंट्रोल रूम में अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार के साथ संजय डोगरती, भोपाल। तो आज पहले चरण का चुनाव है और यदि मध्य प्रदेश की बात करें, पहले चरण के चुनाव में 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और हमारे साथ स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी जुड़े हैं। अजय जी, यदि हम एक एक सीट का जो है हाल जानेंगे, आज पहले चरण का मतदान है। सबसे पहले हम हॉट सीट की बात करते हैं, छिंदवाड़ा, किस तरह से देखते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से कविता, छिंदवाड़ा हमारे लिए हॉट सीट है और बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। आज जिस तरह से वहाँ पोलिंग हुई उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन पिछले दिनों चल रहा था, कांग्रेस का अपना जो एजेंडा को दिन चल रहा था, और इलेक्शन कमीशन ने जो मेहनत की है कि सबसे बेहतर है कि पोलिंग हो सके। तो छिंदवाड़ा के सभी पोलिंग स्टेशन पर हमारे संवाददाता संदीप वहाँ पर थे, बाकी हमारे जो संवाददाताओं की पूरी टीम लगातार जायजा ले रही थी। लगातार वहाँ पर देखा जा रहा है कि लोग निकल रहे हैं, धूप तेज होने के पहले लोगों ने वोट डाले हैं। तो ये उम्मीदें जो होती हैं कई बार जो प्रत्याशियों की कि अच्छी वोटिंग होगी तो रिजल्ट ठीक आएंगे, और दोनों पार्टियां चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उम्मीद लग रही है कि जो कि वोटर मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है, वोट डाल रहा है, तो ये माना जा रहा है कि रिजल्ट जो होने वाला है वो कुछ भी आए, लेकिन ये माना जाएगा कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा बेहतर से हार जीत का फैसला होगा, ज्यादा बेहतर वोटिंग वहां पर हो सकेगी। ये बात साफ उसमें दिखाई पड़ रहा अभी तक। जी बिल्कुल। अब सीधी की ओर चले, सीधी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीधी में अभी भी हम लोगों ने हमारे संवाददाता वहाँ प्रवेश गौतम से बात की, बाकी लोगों से बात की, तो जो साफ दिखाई पड़ रहा है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना वहाँ पर जो एक बार कैंडिडेट बदला गया, रीति पाठक की जगह पे वहाँ पर राजेश मिश्रा जी को कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन ये साफ दिख रहा है वहाँ पर कि उसके बावजूद थोड़े देर बाद भारतीय जनता, देखिए आप बड़ा सीधी को अगर कविता देखें तो सीधी का जो कैरेक्टर है, सीधी और सिंगरौली दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, दोनों डिस्ट्रिक्ट की 8 विधानसभा सीट वहां पर आती हैं। कमलेश्वर पटेल जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कमलेश्वर पटेल का अपना वहां पर एक वो होता है, इनके पिताजी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, कुमार इंद्रजीत जी का अपना जलजला हुआ करता था, उनका बहुत बड़ा प्रतिष्ठा हुआ करती थी, उसको कैश कर रहे हैं, और वो वोट बैंक जो है कांग्रेस का वो निश्चित रूप से उनके साथ है। लेकिन साफ दिखता है कि कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल जो चुराड़ से विधायक हैं, दोनों के बीच सामंजस्य वहां पर नहीं बैठता। और सीधी जो कि बिंद का अपना एक वो है, वहां पर एक जाति समीकरण बहुत काम करते हैं, तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी वहां उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी तक रहेगी। और बीजेपी, लेकिन बीजेपी चूंकि एक ब्राह्मण प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा करती है, ब्राह्मण और जो वैश्य परिवार जो रहते हैं वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। उस पूरे इलाके में इन दोनों की संख्या बहुत अधिक है। कुर्मी वोट बैंक जो है, पटेल वोट बैंक जो है, ये कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं। और ऐसी स्थिति में साफ दिख रहा है कि अगर वोटिंग परसेंट उन क्षेत्रों में जिन्हें कि हम चाहे सिंहावल का इलाका हो, चाहे धौनी का इलाका हो, अगर यहाँ वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो ये माना जाएगा कि आम मतदाता जो था, जिसे कि बीजेपी लगातार मोटिवेट कर रही थी, वो वोट डालने पहुंचा है, और ऐसे में रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो वोट डालने पहुंचे, क्योंकि शहरी इलाका जो तो जहां पर कि बीजेपी अजय प्रताप सिंह जी बीजेपी के जो बड़े नेता थे वो नाराज चल रहे थे, केदार शुक्ला जी पंडित जी कहते हैं वो नाराज चल रहे थे। इसके बावजूद अगर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो आदिवासी अंचल हैं, वहां अगर वोट बढ़ता है, जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि वोटिंग तेज हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट काफी अच्छा उसी माहौल में बनेगा जो पिछला रिजल्ट हुआ करता था। जी बिल्कुल। अजय जी, यदि बालाघाट की बात करें, सबसे ज्यादा वोटिंग जो है अभी तक बालाघाट पे हुई है, तो किसके पक्ष में ये वोटिंग हुई है? देखिए, बालाघाट के बारे में भी जब अनुपम राजन जी जो प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो भी जब बता रहे, तो बैहर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर 100% वोटिंग हुई। तो एक बड़ा इमोशनल कार्ड जो कांग्रेस ने और बीजेपी के अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने मेहनत की है, अगर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं और नक्सलाइट इलाका जो है जहां पर के लगभग 3 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी, वहां अगर 100% वोटिंग हो रही तो स्वाभाविक रूप से ये बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, वहां पर बालाघाट का जब मेरा जितना समझ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कविता, कि वहां पर जाति समीकरण जो वोट बैंक के आधार पर होते हैं, ओबीसी वोट बैंक जो है और ठाकुरों का वोट बैंक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पवार जाति जो है वो वहां पर वोट का डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करती थी, और इसीलिए पिछले कई जो गौरीशंकर बिसेन मध्य सरकार में मंत्री हुआ करते थे वो वहां सांसद रहे। उनको हटा करके फिर सिवनी क्षेत्र के पुराने मंत्री ढाल सिंह बिसेन जी को वहां सांसद का टिकट दिया गया, वो बीजेपी से रहे। तो वहां जो एक डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो है पवार, जो जितने पवारों का वोट बैंक जो ओबीसी होते हैं वो, और पवारों का वोट बैंक बहुत बड़ा है, वो पवार वोट बैंक अगर बीजेपी की तरफ वोट करते हैं तो बीजेपी जीतेगी, अगर वो पवार बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो अभी पिछले 4-5 चुनाव से लगातार वो खड़े। क्योंकि अच्छा, इस बार एक महत्वपूर्ण बात उसमें ये भी है कि गौरीशंकर बिसेन को भी टिकट नहीं मिला, उनकी बेटी मौसम बिसेन दावेदार थी, उसको भी टिकट नहीं मिला, और ढाल सिंह बिसेन का टिकट भी काट दिया। तो मुझे लग रहा है कि दोनों बिसेन फैमिली दोनों जो हैं उनको टिकट न देके भारतीय पार्टी को टिकट दिया गया, ये बड़ी उपलब्धि होगी। तीसरा, वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कंकर मुंजारे वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बार बार लोगों को लग रहा है कि कंकर मुंजारे बड़ी भूमिका निभा, लेकिन कंकर मुंजारे उन इलाकों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती जहां नक्सलाइट प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए कंकर मुंजारे किसी जमाने में वहां से सांसद चुने गए थे, वो भी निर्दलीय इंडिपेंडेंट। लेकिन आज की तारीख में कंकर मुंजारे का वजूद उतना नहीं बचा, और नक्सलिज्म भी खत्म हो गया, जो उनको कई बार उस इलाके में लोगों के साथ खड़े होकर के वो लोगों के बन जाते थे, मेंटर बन जाया करते थे। और कंकर मुंजारे की वाइफ खुद अनुभा मुंजारे जो है वो कांग्रेस की प्रत्याशी के साथ खड़ी हुई, क्योंकि वहां से एमएलए हैं वो, और वो कांग्रेस के साथ खड़ी। एक परिवार में जब स्थिति, तो ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलने की मुझे उम्मीद बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। और विशेषकर बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में महाकौशल में जो काम किया है, विशेषकर आदिवासी अंचलों में जो
जो काम किया उसका असर वहां दिखाई पड़ता है। पर सबसे महत्वपूर्ण जो बालाघाट की जो आप बात कर रही थी कि बालाघाट में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जीतता हारता कौन है, लेकिन अगर वहां नक्सलाइट इलाके में 100% वोटिंग हो रही तो ये बहुत बड़ी बात है। बम्पर वोटिंग हो रही है अजय जी मध्य प्रदेश में, और स्वराज एक्सप्रेस यही अपील करता है कि सबसे पहले मतदान कीजिए, सब काम छोड़िए और मतदान के लिए आप जाइए। तो खबरों की ओर बढ़ेंगे अभी। वहीं पन्ना में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। मिनी ट्रक और बाइक के बीच हुए टक्कर में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान वहां से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला गुजर रहा था। सीएम ने अपना काफिला रुकवाया और कारकेड की एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल रवाना किया। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। बता दें कि सीएम पन्ना के पवई से कार्यकर्ता सभा को संबोधित करके लौट रहे थे। कौन से गाँव के मालूम पड़ा? कहाँ के लोग पता नहीं है, अचानक पता नहीं कहाँ है। गाय में थे साथ में चले जाओ, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दिग्गज वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा से है, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ और बहू प्रियानाथ के साथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वे मतदान केंद्र पहुंचे और फिर मतदान किया। दूसरी तस्वीर में सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपने गृहग्राम सुपेला सिहावल विधानसभा में परिवार के साथ मतदान किया। चौथी तस्वीर में जबलपुर में भाजपा प्रत्याशी आशीष दुबे ने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने मतदाताओं से मत डालने की अपील भी की है। चौथी तस्वीर में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने मतदान किया। आर्य समाज स्कूल में बने मतदान केंद्र में उन्होंने वोट डाला। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं देश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने मतदान परिवार सहित मतदान करने आए। मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया है, कांग्रेस के पास न तो नीति है और न ही नेतृत्व, इसलिए उसकी ऐसी हालत है। कांग्रेस देश के छोटे छोटे राजनीतिक दलों की पिछलग्गू बनकर रह गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं छिंदवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने परिवार के सदस्यों के साथ सीताबाई राय प्राथमिक शाला मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान बंटी साहू ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि कमलनाथ और नकुलनाथ उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। इस बार जनता मोदी की गारंटी पर वोट कर रही है। हमारे साथ है बीजेपी के प्रत्याशी छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू। उन्हीं से जान लेते हैं। सर, आप वोट करने पहुंचे हैं, पूरा शीर्ष नेतृत्व तो आपके साथ खड़ा रहा है, लेकिन कितनी चुनौती मानते हैं? कमलनाथ चुनौती है या फिर नकुलनाथ? कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी का चुनाव है। छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के सम्मान के लिए, मोदी जी के साथ देने के लिए, और छिंदवाड़े की जनता जैसे देश में विकास चल रहा है उस विकास में मोदी जी के साथ जुड़ करके भाजपा को वोट दे रही है। और छिंदवाड़े में तो रिकॉर्ड कायम हो गया। आज तक कभी शुरू के 2 घंटे में 13 से 13.5% मतदान नहीं हुआ, जो मुझे बताया गया, लेकिन आज हुआ है। ये दिखा रहा है कि जनता रात भर से जाग रही थी कि कब 7 बजे और कब मोदी जी को वोट देकर के आए। कमलनाथ जी भी विकास के दावे करते हैं, भावनात्मक अपील भी करते हैं कि आखिरी चुनाव है, उनका विकास उन्होंने किया है इतने सालों में। विकास किसका हुआ? 800 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए नकुलनाथ जी? 3 हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक रहे। ये विकास है। आज हमारे आदिवासी को आप अपमानित कर रहे हैं। आपके मन में जो आदिवासियों के प्रति नफरत और जहर है वो दिखा रहे हो। हमारा आदिवासी इतना स्वाभिमानी है, अगर उसके पास अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, तो 5-5 दिन घास की रोटी बना के खा लेता है। तो उसको आप गद्दार और बिकाऊ कह रहे हो। अरे बड़े तो आप, विकास तो आपका हुआ है। विकास अब छिंदवाड़े की जनता देखना चाहती है, इसलिए मोदी जी को वोट कर रही है। बीजेपी 29-0 का लक्ष्य लेके चल रही है, तो क्या साकार हुआ? क्योंकि 28 एक पिछली बार का 2019 का चुनाव, 2014 में 27, 2019 में 28 और 2029 में 2024 में 29, और इस बार जनता ने तय कर दिया है। और छिंदवाड़े पहली सीट की शुरुआत होगी तो छिंदवाड़े से होगी। कितने वोटों से जीते? 5 लाख से ऊपर। तो सीधे तौर पर 5 लाख वोटों से जीतने का दावा विवेक बंटी साहू कर रहे हैं। और इस बार जो बीजेपी ने गोल तय किया है कि छिंदवाड़ा सीट को वो फतेह हासिल करके रहेंगे, ऐसा ही दावा बंटी साहू भी करते नजर आ रहे हैं। 29-0 जो है वो इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, और विकास जो है
वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ने अपना किया है, ना कि छिंदवाड़ा की जनता का। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और अब एक बार फिर से सीटों की ओर बढ़ेंगे। अजय जी, यदि जबलपुर की बात करें, जबलपुर को कैसे देखें? देखिए, जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार राकेश सिंह जो पहले इस बार प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री बना देंगे, वो सांसद हुआ करते थे। तो जबलपुर बहुत दिनों से, लंबे समय से किसी जमाने में वो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे बदलाव और बीजेपी ने उसको धीरे धीरे कब्जा कर लिया। और बीजेपी की कविता वहाँ पर जो आज जेपी नड्डा साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो मदर इन लॉ हैं जयश्री बनर्जी मैडम, जयश्री बनर्जी वहाँ से चुनाव लड़ती थी और जो सांसद हुआ करती थी। राकेश सिंह जी वहाँ से सांसद का चुनाव लड़े और इस बार वहाँ पर नए व्यक्ति को चुनाव टिकट दिया गया है। एक महाकौशल का इलाका, देखिए जबलपुर का कैरेक्टर थोड़ा इस तरह का है कि वो बुंदेलखंड का भी दमोह जो है जबलपुर से लगा हुआ है, सागर लगा हुआ है, तो वहाँ का कैरेक्टर, वहाँ की जो होती है वो आ जाती है। साथ में ही थोड़ा सा बिंद का, क्योंकि शहडोल और कटनी से लगा हुआ है तो वो इलाका भी आता है। और फिर महाकौशल का, वो महाकौशल का मुख्यालय जरूर कहलाता है, लेकिन उसमें कैरेक्टर जो है वहाँ के वोटिंग का, वहाँ की समस्याओं का, वहाँ की सोच का, वहाँ की पॉलिटिक्स का, बुंदेलखंड, बिंध्य और महाकौशल तीनों का सम्मिश्रण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी, अच्छा फिर पिछले कुछ दिनों से देखिए वहाँ पर मैंने कई बार, आप देखिए पुराना जितना भी है चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, दोनों का एनालिसिस करिए कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच टकराव होता है। बीजेपी के लोग भी आपस में लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है लोकसभा का तो हर बार ऐसा होता है। देखिए बीजेपी में पिछली बार अजय बिश्नोई जैसा व्यक्ति भी पिछली बार चुनाव हार गया, धीरज पटेलिया चुनाव हार गए, उसके बावजूद लेकिन जब बात आती है सबको एक होने की, तो जितना भी टकराव होता है, चाहे रोहानी फैमिली का मामला हो, चाहे बिश्नोई फैमिली का मामला हो, चाहे राकेश सिंह जी का मामला हो, ये आपस में, इन नेताओं के आपस में नहीं पड़ती। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो केंद्र की जो सरकार होती है, केंद्र का जो रवैया होता है, अब उसके जमाने, उसके आधार पर वोटिंग होती है और कई बार बीजेपी के बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि जिस तरह की मेहनत वहां पर हो रही है, भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस और मिल करके जो काम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जबलपुर में आरएसएस का फैक्टर जो है वो काफी अच्छा है, विशेषकर जितनी भी सीटें हैं जबलपुर की 8 की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती है, जिसमें कि जबलपुर जिला है, कटनी जिला शामिल है, दोनों को मिलाकर जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 सीटों का कैरेक्टर। और निश्चित रूप से अजय बिश्नोई वहाँ पर, अशोक रोहानी जी वहाँ पर हैं, राकेश सिंह जी वहाँ पर हैं, ये सब बहुत मेहनती लोग हैं और इनकी दम पर निश्चित रूप से बीजेपी। लेकिन जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में एक चेहरा बचता है, वो विवेक तन्खा जी। विवेक तन्खा जी रियली पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बड़े वकील हैं। अजय नारायण मुसरान जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके दामाद हैं वो। और ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पॉलिटिकली जो अवेयरनेस हुआ करती थी, सबने जबलपुर को कांग्रेस ने पूरी तरह छोड़ सा दिया है। अगर कांग्रेस एकजुट होती, वहाँ पर कांग्रेस पूरी दमदारी से लड़ती, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, तो शायद ये स्थिति बदल जाती। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिखाई पड़ रहा है उसमें लग रहा है कि अभी तो बीजेपी का पलड़ा वहां पर भारी दिख रहा है और कांग्रेस दमदारी के साथ चुनाव मैदान में नहीं दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल। अब शहडोल की बात करेंगे, शहडोल की बात करें अजय जी, तो शहडोल जिले में कई जगह चुनाव के बहिष्कार की भी खबर आ रही है। देखिए लोकसभा चुनाव कविता जब भी होते हैं तो 20-25 लाख का वोट बैंक होता है, उसमें से 12-15 लोग वोट डालते हैं, तो हर जगह ऐसा होता है, कोई नई बात इसमें, हर चुनाव के पहले कोई नई बात नहीं है। शहडोल कॉन्स्टिट्यूंसी जो होती, किसी जमाने में शहडोल एक जिला हुआ करता था और वो शहडोल बाद में शहडोल 3 जिलों में बढ़ गया, उसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर तीनों जिले बढ़ गए। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, देखिए वो आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी बहुल इलाका आज भी हमारी परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो हिमाद्री सिंह हैं, हिमाद्री सिंह जो वहां से सांसद भी हैं और हिमाद्री सिंह आज की तारीख में कैंडिडेट भी हैं बीजेपी की, वो उस परिवार से आती हैं जिस परिवार का उस इलाके में दबदबा हुआ करता था। दलबीर सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हुआ करते थे। दलबीर सिंह की बेटी हैं, ये आदिवासी जो गोंड होते हैं उनके राजाओं के परिवार से हैं। दलबीर सिंह जी राज परिवार से हुआ करते थे। उनकी बेटी है हिमाद्री ने शादी कर ली और उसके बाद वो जिससे शादी की वो उनका, अच्छा इसमें भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जिससे उन्होंने शादी की, किसी जमाने में हिमाद्री कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में और उनके पति बीजेपी प्रत्याशी के रूप में आमने सामने थे और दोनों में टकराए। उस चुनाव में हिमाद्री 80-90 हजार वोटों से जीती थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और बीजेपी में वो आ गई और उसके बाद उनको बीजेपी ने टिकट दिया। लोगों की एक बड़ी खबर आ रही है, उधर बढ़ेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में नामांकन दाखिल किया। रायसेन रवाना होने से पहले पूर्व सीएम ने घर में भगवान की पूजा की। इस दौरान पत्नी साधना सिंह ने उनकी आरती की। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे विदिशा क्षेत्र की जनता की सेवा का अवसर दिया है।
विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। मैं यहीं पैदा हुआ, मेरा नरा भी यहीं गड़ा है। बचपन से यहीं की जनता के लिए संघर्ष किया, पहले आंदोलन करता था। जब हम सरकार में नहीं थे, छोटा था, 7वीं क्लास से इसी धरती पर मैंने आंदोलन प्रारंभ किए और बाद में पार्टी का काम करते करते यहीं से मैं विधायक बना, सांसद बना। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां वोटिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल। भैरमगढ़ के चिहका के पास हुआ आईडी ब्लास्ट। एरिया डोमिनेशन में निकले थे जवान, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती घायल सहायक कमांडेंट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं। ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हुए हैं। बता दें कि भैरमगढ़ के चिहका के पास हुआ आईडी ब्लास्ट। एरिया डोमिनेशन में निकले थे जवान, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती सहायक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट घायल हुए हैं। भैरमगढ़ के चिहका के पास आईडी ब्लास्ट। और ज्यादा जानकारी के साथ दंतेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, करीब बता दें, ये 11:30 बजे के आसपास की एक घटना है, जहां जो हम पोलिंग बूथ से कुछ ही दूरी पर, लगभग 500 मीटर की दूरी बताई जा रही है। जो एरिया एलिमिनेशन के दौरान जो है वो जवान निकले हुए थे और उस दौरान प्रेशर आईडी की चपेट में आके जो सहायक कमांडेंट है सीआरपीएफ की, वो घायल हो गए, जिनको बाएं पैर और बाएं हाथ में गंभीर चोट पहुंची है। फिलहाल उनको घटनास्थल से वहां से जस्ट स्वास्थ्य रिसीव करके उनको नजदीकी प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य लाया गया। उसके बाद उन्हें वहां से टेक ओवर करके धर्मगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य लाया जाएगा। लेकिन ये है कि जहां पोलिंग बूथ लगे थे, ये जानकारी मिल रही है कि वहां उस पोलिंग बूथ के दायरे में 500 मीटर के जो है वो सुरक्षा बलों को 2 लेयर में सुरक्षा कवर लगाया गया था। उसके बाद ये एरिया डोमिनेशन के दौरान अचानक ही 11:30 बजे के आसपास सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट की पैर पड़ने की वजह से वो प्रेशर आईडी में घायल हो गए। जी दंतेश्वर, अभी क्या कुछ स्थिति है? जी, जो वहां से घटनास्थल से उनके रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार के बाद उनको जो धर्मगढ़ सामुदायिक केंद्र है, फिलहाल अंदरूनी क्षेत्र है, तो वहां से हम कुछ जानकारी तो बाहर नहीं आई थी, लेकिन हमने अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने जानकारी दिया फिलहाल खतरे से बाहर है, उन्हें वहां से टेक ओवर करके सामुदायिक स्वास्थ्य लाया जा रहा है। जी चलिए दंतेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।